नमस्कार, एकलव्य IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने आपके अध्याय 1 में जो प्रारंभिक है, स्टार्ट है, उसमें आपके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ जो दिया हुआ है उसको पढ़ लिए हैं। और उसके बाद धारा 2 में हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है। अब धारा 2 के बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपके जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसमें क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपके अधिनियम है। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको पूरा एक एक प्रावधान को हम लोग स्टडी करते चलेंगे। तो यहाँ पर आपके है अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जिसे हम लोग कहते हैं। तो अध्याय 2 में आपके बताया गया है उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में। तो धारा 3 क्या कहता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, आपके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार जो है अधिसूचना के माध्यम से, किसके माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से इस केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है वो एक सलाहकार परिषद है। क्या परिषद है? एक सलाहकार परिषद है। और ये किन किन सदस्यों से मिलकर के बनता है? तो इसमें केंद्रीय सरकार के जो उपभोक्ता मामले के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो उसका अध्यक्ष होता है। और दूसरा, आपके ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, मतलब उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले आपके शासकीय और गैर शासकीय सदस्य जो होते हैं यहाँ पर रहते हैं। तो ये कितना होगा ये इस अधिनियम में तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये समय के अनुसार यहाँ पर उतने संख्या में यहाँ पर इसको लाद लेते हैं। ठीक, उसके बाद है आपके धारा 4। तो धारा 4 क्या कहता है, केंद्रीय परिषद की बैठकों की प्रक्रिया, कि इसकी बैठक की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगा। इसके बाद हम लोग राज्य भी पढ़ेंगे और जिला भी पढ़ेंगे। तो बैठक की जो प्रक्रिया है वो तीनों में लगभग सेम जैसा होगा। तो यहाँ पर यह है कि केंद्र परिषद की जो बैठक है वो आवश्यकता अनुसार होता है और वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक जो है वो किया जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा ये, तो ये जो बैठक है वो कब होगा, तो ये जो बैठक होगा वो आपके कौन डिसाइड करेगा, वो अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि ये बैठक कब होगा, कितने समय में होगा और कहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद है आपके धारा 5। धारा 5 में है केंद्रीय परिषद के उद्देश्य। तो इस अधिनियम के अनुसार इसके क्या क्या उद्देश्य है, तो ये जो उद्देश्य है ये आपके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तीनों में आप लोगों को सेम पढ़ना है। तो एक याद कर लीजिए, बाकी का धारा याद करना है। तो यहाँ पर क्या है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना है। ठीक है, क्या करना है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देना जो है इसके मेन उद्देश्य है। तो आपके धारा 6 यहाँ पर बताता है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो धारा 6 में क्या बताया गया है कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तो यहाँ पर अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार जो है वो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगा। तो ये किन किन लोगों से मिलकर के बनेगा, तो ये जो मिलकर के बनेगा आपके राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और दूसरा, यहाँ पर उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले शासकीय और गैर शासकीय सदस्य जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत विहित किए जाए, वो लोग इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी बैठकें, तो बैठकें आवश्यकता अनुसार होते रहता है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसकी जो बैठकें हैं वो कैसे आयोजित किया जाता है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें जो है वर्ष में एक बार, लेकिन इसकी बैठकें जो है वर्ष में कम से कम 2 बार। कितने बार? कम से कम 2 बार यहाँ पर बैठक जो है वो आयोजित किया जाता है। और उसके बाद ये अध्यक्ष डिसाइड करता है कि उसकी बैठक जो है वो कहाँ पर होगा, किस टॉपिक को लेकर के होगा। धारा 7 राज्य परिषद के उद्देश्य। तो ये हम लोगों ने जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद बताया उसका उद्देश्य, यहाँ पर उद्देश्य उसके भी सेम है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों
के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में इसको सलाह देना जो है इसके क्या है, मेन उद्देश्य है। उसके बाद है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो जिला जो है, प्रत्येक जिले में एक आपके जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया जाता है। तो ये जो जिला परिषद जो है ये भी कैसा है, एक सलाहकार परिषद होगा। इसका भी काम क्या है, एक तरह से एडवाइस देना है, इसका मेन काम है। तो यहाँ पर इसके किन किन लोगों से मिलकर के बनता है, तो ये जिले का कलेक्टर, चाहे उसको जिस किसी भी नाम से ज्ञात हो, ये इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और दूसरा यहाँ पर शासकीय और गैर शासकीय सदस्य जो उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग इसके क्या होंगे, सदस्य किए रहेंगे। तो इसका भी बैठक जो है वर्ष में कम से कम 2 बार, कितने बार, कम से कम 2 बार जो है इसकी बैठकें जो है वो आयोजित किया जाता है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें वर्ष में 1 बार, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार, और आपके जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें जो है वर्ष में 2 बार यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके उद्देश्य, तो उद्देश्य वही है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक, अब यहाँ पर है आपके धारा 3। तो धारा 3 क्या कहता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। धारा 3 क्या कहता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है आपके ये अध्याय 3 में है। तो धारा 10 क्या बोलता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। किसकी स्थापना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो है यहाँ पर बताता है। तो राज्य सरकार जो है अधिसूचना के माध्यम से यहाँ पर आपके केंद्रीय प्राधिकरण के नाम से, किसके नाम से, केंद्रीय प्राधिकरण के नाम से एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है वो कर सकता है। क्यों करेगा, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने का काम करेगा। तो यहाँ पर यह है ना कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, जिसमें आपके अनुचित व्यापार व्यवहार या फिर आपके मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन जो भी हो, और जनता और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल ऐसा कोई काम होता है, तो उसके अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन करने के लिए ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो है वो किया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इसमें धारा 10 के क्लास 2 क्या कहता है, तो ये क्लास 2 कहता है आपके एक केंद्रीय प्राधिकरण में एक मुख्य आयुक्त होगा और उतनी ही संख्या में, है ना, जो विहित किया जाए अन्य आयुक्तों से मिलकर के बनेगा। तो एक आपके मुख्य आयुक्त होंगे, ठीक है, और दूसरा आपके उतनी संख्या में अन्य आयुक्त होंगे जो विहित किया जाए किसमें, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में। अब यहाँ पर यह है, तो आपके इसका जो मुख्यालय होगा, केंद्रीय प्राधिकरण का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होता है। ठीक है, और भारत में ऐसे स्थानों पर इसके प्रादेशिक और अन्य कार्यालय होंगे जो केंद्र सरकार जो है चाहा जाएगा। तो प्रादेशिक और अन्य कार्यालय कहाँ पर होंगे, जो केंद्र सरकार जो है वो निश्चय करे। तो इसका जो मेन हेड ब्रांच है वो कहाँ पर है, आपके दिल्ली। कहाँ पर है, दिल्ली में इसका जो हेड ब्रांच है वो स्थापित है। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ भी है आपके अधिसूचना के माध्यम से। तो अधिसूचना में क्या बताया गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा करके। ये आपके केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो आपके दिल्ली में होना जो है वो बताया गया है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आपके धारा 11 जिसमें बताया गया है आपके मुख्य आयुक्तों और
आयुक्तों की अर्हताएं, है ना, मुख्य आयुक्त और बाकी जो जितने भी आयुक्त होंगे उसके जो अर्हता मतलब उसके जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसकी भर्ती की पद्धति जो है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार जो है अधिसूचना के माध्यम से, ठीक है, आपके मुख्य आयुक्त और उसके अलावा जितने भी आयुक्त है उसकी नियुक्ति के लिए उसके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, भर्ती की पद्धति कैसी होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, त्याग पत्र, ये पद से हटाना, ठीक है, ये जितने भी होगा ये सब कौन करेगा, ये आपके अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार करेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार जो है यहाँ पर अधिसूचना के माध्यम से करेगा, ये याद रखे रहना। उसके बाद धारा 12, रिक्ति आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अवधि मान्य न होना। इसका मतलब यह है कि अगर केंद्रीय प्राधिकरण में कोई भी पद रिक्त है और उसके बाद भी वहां पर अगर कोई काम हो रहा है तो वो काम पूरी तरह से वैलिड होगा। एक आध पद खाली है उसकी वजह से वहां पर उसका जो काम जो किया जाएगा वो इनवैलिड होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया है। वो क्या होगा? वो पूरी तरह से वैलिड होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो क्या होगा? अवधि मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? केंद्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, उसके बाद क्या, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति के रूप में कोई त्रुटि है, कोई भी व्यक्ति है उसकी नियुक्ति में अगर कोई भी त्रुटि है तो वहां पर उसकी बात करता है। उसके बाद केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इस मामले में जो भी होगा वो इसकी जो डिसीजन है उसको पूरी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। वो डिसीजन अगर कोई दे रहा है तो वो क्या है? पूरी तरह से वैलिड है। आगे हम लोग देख लेते हैं आपके धारा 13। तो धारा 13 जो है वो आपके किसके बारे में बताया गया है? आपके जितने भी केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों की, विशेषज्ञों की, ठीक है, और उसके बाद आपके जो वृत्तिकों लिखा है वहां पर आप लोग ये लिखना कि प्रोफेशनल्स जो है, कि प्रोफेशनल यहाँ पर भी लगता है। आपके जितने भी अधिकारी है, आपके ऑफिसर्स है, विशेषज्ञ है, ठीक है, और उसके बाद क्या बता है? आपके ऑफिसर्स है, एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल्स है, ये ऑफिसर्स है, एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल्स है, और उसके बाद जितने भी आपके जो कर्मचारी है उसकी नियुक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार जो है आपके जो केंद्रीय प्राधिकरण में उतने अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए या इस अधिनियम के अनुसार काम करने के लिए दक्ष अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अधिनियम के माध्यम से लागू करेंगे। तो उसके जितने भी वेतन भत्ते होंगे, सेवा शर्तें होंगे, ये जो भी होगा वो अधिसूचना के माध्यम से डिसाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके जितने भी है आपके केंद्रीय प्राधिकरण के जो विनियमन है या वो जो उसमें योग्यता होनी चाहिए वो एक तरह से सत्यनिष्ठा, ठीक है, और दूसरा उसमें कोई भी योग्यता जो है यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक आपके प्रोफेशनल्स, दूसरा आपके एक्सपर्ट और तीसरा आपके ऑफिसर्स, जिसको आपको उपभोक्ता के अधिकार, कल्याण, उपभोक्ता नीति, विधि, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, सुरक्षा उत्पाद या वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक मामले या प्रशासन के क्षेत्र में जो इसको विशेष ज्ञानकारी है या जिसको ज्ञान है वही व्यक्ति जो है आपके इस केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों के रूप में उसको नियुक्त किया जाएगा। बाकी दूसरे व्यक्ति को वहां पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन उसके पास में, ये क्वालिटी उसके पास में होनी चाहिए। ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है आपके धारा 14। धारा 14 क्या कहता है कि केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया। धारा 14 क्या कहता है? आपके केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया जो है प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, क्या बोलता है? प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में बात करता है। तो जाहिर सी बात है आपके जो सेंट्रल अथॉरिटी जो है अपने जो भी कारोबार है या जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसको बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के व्यवहार के लिए आपके मुख्य आयुक्त या आयुक्तों के बीच में कारोबार के जो आवंटन है उसको विनियमित करने का प्रयास यहाँ पर किया करेगा।
तो आपके प्रक्रिया के अनुसार ही यहाँ पर जो आयुक्त होगा और उसके बाद जो मुख्य आयुक्त है और उसके अलावा जो अन्य आयुक्त है उसके बीच में जो भी काम होगा, जो भी बिजनेस व्यवहार होगा, वो सबको पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से रूल्स के माध्यम से कर रहा है। ठीक, उसके बाद है आपके अन्वेषण खंड। आपके धारा 15 में अन्वेषण खंड बोलता है। धारा 15 क्या बोलता है? अन्वेषण खंड। तो इन्वेस्टिगेशन विंग यहाँ पर क्या होगा? तो इस अधिनियम के अधीन आपके जांच करने के लिए या आपके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसा भी हो, आपके केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा निर्देश दिया जाए तो वहां पर आपके इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो स्थापित किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? एक महानिदेशक की अध्यक्षता में यहाँ पर आपके इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो या अन्वेषण खंड जो है वो होगा। तो केंद्र सरकार जो है उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पर नियुक्त करेगा जिसको आपके इन्वेस्टिगेशन का पूरी तरह से अनुभव हो या उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो आपके महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल है ना, क्या है महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, उसके बाद है आपके डायरेक्टर जनरल है, उसके बाद आपके उतने अपर महानिदेशक, निर्देशक, डायरेक्टर है ना, आपके जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और आपके असिस्टेंट डायरेक्टर, ये नियुक्त कर सकेगा। तो यहाँ पर इन लोगों का अध्यक्ष कौन होगा? आपके महानिदेशक होगा, डायरेक्टर जनरल जिसे हम लोग कहते हैं। और आपके ये जितने भी लोग हैं, ये आपके अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक, ये जितने भी लोग होंगे ये सब किसके नियंत्रण में काम करेंगे? ये सब जो है वो महानिदेशक के साधारण नियंत्रण में और अधीक्षण में ही काम करेंगे। ये बात याद रखे रहना, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं वो सब महानिदेशक के शक्तियों के अनुसार ही वो लोग क्या करेंगे? अपना इस अधिनियम के अनुसार जो लोग काम करेंगे। तो ये लोग, जाहिर सी बात है, ये इन्वेस्टिगेशन विंग है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो क्या करेगा? आपके केंद्रीय प्राधिकरण है ना, जो भी फॉर्मेट वहाँ पर दिया रहता है उसके अनुसार वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद अपना रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय प्राधिकरण को, सेंट्रल अथॉरिटी को सौंप देगा। इसका काम, मेन चीज वही है। अब धारा 16, तो धारा 16 जो आता है वो आपके आते हैं जिला कलेक्टर की शक्ति। तो जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, हमारे यहाँ तो जिला कलेक्टर बोलते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे राज्यों में उसका कोई नाम जो है वो कोई दूसरा हो, तो इसी कारण से लिखा जाता है कि चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी भी परिवाद मतलब होता है शिकायत, केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा उसके जो भी निर्देश, केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त के द्वारा उसको कोई भी निर्देश अगर सौंपे जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी अधिकारिता के भीतर जो भी काम होगा उसे कौन करेगा? वो जिला कलेक्टर करेगा। उसकी अधिकारिता जहां तक है तो अधिकारिता के सीमा के भीतर रहते हुए अपना काम जो है वो कौन करेगा? जिला कलेक्टर जो है वहां पर करेगा। तो सीधा सा मतलब यह है कि अगर मान लो के बाद उपभोक्ताओं के अधिकारों का है ना, वहां पर शिकायत जो है वो हमको पता चलता है कि उसको उसके साथ में अनुचित व्यापार हुआ है, मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से किसी उपभोक्ता को ठगने का काम किया है, तो ऐसे मामलों में क्या करेगा? वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिसने उसको इस काम के लिए लगाया है उसे अपना रिपोर्ट सौंप देगा, चाहे वो आपके केंद्रीय प्राधिकरण हो या फिर आपके प्रादेशिक कार्यालय हो, जो भी हो, ठीक है। उसको अपना क्या करेगा? उसको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। ये कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। तो जिला कलेक्टर के बारे में क्या बताया गया है? आपके धारा 16 में बताया गया है। अब उसके बाद है आपके धारा 17। तो धारा 17 क्या कहता है कि प्राधिकारियों को शिकायतें, धारा 17 क्या कहता है? प्राधिकारियों को शिकायतें, कंप्लेंट्स टू अथॉरिटीज।
तो अथॉरिटीज़ को क्या कंप्लेंट करना है यहाँ पर धारा 17 में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है आपके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या अनुचित व्यापार व्यवहार हो रहा है या भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन जो है वो दे रहा है जो एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो। यहाँ पर याद रखे रहना क्या है कि उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो। तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन या आपके अनुचित व्यवहार, तो यहाँ पर इसकी जो शिकायत है वो लिखित ढंग से या फिर इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक अपनी शिकायत जो है वो लिखित ढंग से या फिर क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ढंग से किसी भी प्राधिकारी को, किसको, किसी भी प्राधिकारी को, अर्थात जिला कलेक्टर या आयुक्त या प्रादेशिक कार्यालय या केंद्रीय प्राधिकरण को, आपके सेंट्रल अथॉरिटीज को क्या कर सकता है, वो भेज सकता है। तो यहाँ पर कौन है भाई, क्या तो जिला कलेक्टर के पास या फिर आयुक्त आपके प्रादेशिक कार्यालय या केंद्रीय प्राधिकरण के पास में आप लोग जैसा भी अपनी जो कंप्लेंट है वो आप लिखित रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप लोग भेज सकते हो। ठीक, यहाँ पर धारा 18 केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य, आपके जो सेंट्रल अथॉरिटी की पावर और उसका जो वर्ग है वो किस प्रकार से है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो एक वर्ग के रूप में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण करना इंपॉर्टेंट चीज है कि केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य क्या है, तो एक वर्ग के रूप में उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और प्रवर्तन करना। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पर बताया गया है। तो अधिनियम के अधीन उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन का निवारण करेगा। किसका निवारण करेगा, उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसका निवारण करने की जिम्मेदारी जो है वो आपके केंद्रीय प्राधिकरण के पास में है, ये यहाँ पर बताता है। दूसरा ये कि अगर कहीं पर अनुचित व्यवहार हो रहा है, व्यापार हो रहा है तो उसका निवारण करेगा। ठीक है, और यहाँ पर यह भी सुनिश्चित करेगा कोई अनुचित व्यवहारों में ना लगा रहे, कोई भी व्यक्ति जो है अनुचित व्यापार है, व्यवहार है, इसमें ना लगा रहे, इसका भी सुनिश्चित जो है यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद ग क्या बोलता है कि यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी माल या सेवा का कोई ऐसा माल या सेवाओं का कोई ऐसा या मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन ना किया जाए। स्पष्ट बोल रहा है कि माल या सेवाओं का कोई ऐसा मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन ना किया जाए। और अगर इस अधिनियम के अधीन अगर कोई विज्ञापन, अगर मिथ्या विज्ञापन अगर करता है तो जाहिर सी बात है उन उल्लंघनों का उपबंध करने का प्रावधान जो है इसमें आपके केंद्रीय प्राधिकरण के पास में है कि वहाँ पर उसका उपबंध कर सकता है, विनियमन कर सकता है। और उसके बाद ये कि घ क्या बोलता है, ठीक है, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भी भाग न ले, जो भ्रामक विज्ञापन होता है उसके प्रकाशन में भाग न ले, जो आपके जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर आपके जो क्या बोल सकते हैं एक तरह से है ना विज्ञापन वगैरह है वो एक तरह से मिथ्या वगैरह होगा तो उसमें आप लोग भाग ना ले, इसके बारे में भी कहता है। तो बहुत सारे चीज़ें जो है देखे होंगे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में, बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन जो है वो आते रहते हैं और उस भ्रामक विज्ञापन में फंस करके उपभोक्ता जो है उसको बहुत ज़्यादा धन की हानि हो जाता है। अब धन की हानि होगा तो जाहिर सी बात है उसको मानसिक क्षति तो होगा ही होगा। तो इन सब चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखने को ना मिले इसके लिए आपके जो केंद्रीय प्राधिकरण है उसने बहुत अच्छा काम जो है वो यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद बोलता है आपके धारा 18 की उपधारा आपके 1 में कि आपके पहले जो उपबंध है उसकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय प्राधिकरण पूर्वक किसी भी प्रयोजन के लिए, या फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर स्वप्रेरणा से मामले को ले सकता है। समझ में आ रहा है कि स्वप्रेरणा से या शिकायत के या फिर प्राप्त शिकायत पर केंद्र या फिर बोल सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के निर्देश पर स्वप्रेरणा से या फिर आपके जो शिकायत प्राप्त होते हैं उसके आधार पर या फिर केंद्रीय सरकार के निर्देश पर उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के जांच करने के लिए वो अन्वेषण कर सकता है।
उपभोक्ता के अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पर क्या कर सकता है, उसकी जांच पड़ताल जो है वो कर सकता है या अन्वेषण कर सकता है। दूसरा ये कि यथास्थिति जिला आयोग, राज्य आयोग या फिर आपके राष्ट्रीय आयोग के समक्ष ये अधिनियम के अधीन जितने भी शिकायत है उसको फाइल कर सकता है। ये चीजें हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यथास्थिति आपके जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आपके अभी आयोग वगैरह कि आपके जिला आयोग क्या होते हैं, राज्य आयोग क्या होते हैं और आपके राष्ट्रीय आयोग जो है वो क्या होते हैं। तो आयोग के समक्ष उपभोक्ता के अधिकारों का या फिर अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में, आपके उल्लंघन के संबंध में, आपके कार्यवाहियों में वहाँ पर मध्यक्षेप भी कर सकता है, मीडिएटर की भूमिका भी वहाँ पर वो निभा सकता है। इसकी बात करता है, ठीक है। उसके बाद है आपके उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में क्या कर सकता है, उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और उसका संवर्धन कर सकेगा। ये भी है उपभोक्ता अधिकारों पर जागरूकता का प्रसार और संवर्धन कर सकेगा। तो जागरूकता का प्रसार तो देखे हो ना आप लोग न्यूज़ वगैरह में, तो न्यूज़ वगैरह में चलते रहता है आपके जागो, ग्राहक जागो, ये आपके टेलीविज़न में ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो चलते रहता है। तो ये किसके लिए है, उपभोक्ता के अधिकारों के लिए। देखियो ना कोई व्यापारी जो है बोले कि भाई मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए, क्या चाहिए, 1 किलो शक्कर चाहिए। अब बात तो 1 किलो का रखा है, लेकिन जिधर शक्कर को तौलना है उधर नीचे भी कुछ चिपका के रखा है। तो वहाँ पर आपका जो अधिकार है, ये आपको 1 किलो शक्कर लेना है, आप ले पा रहे हैं क्या, नहीं ले पा रहे हैं। तो जो आपको सेवा प्रदान कर रहा है या फिर माल जो है बेच रहा है वो आपके साथ में कपटपूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो उसके शिकायत जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। कई बार आप लोग देखे हो तो इसके लिए जागरूकता फैलाने का काम भी करता है। कई बार देखे हो आप लोग कि कोई बुक लेने जाते हो तो बुक में आपके जो रिटेल प्राइस जो है वो लिखा रहता है, लेकिन उसमें देखे होंगे कि उसके ऊपर कोई और स्टिकर चिपका करके नया प्रिंट डाल दिया है, नया रेट डाल दिया है, जो पुराने वाले रेट से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोग शिकायत कर सकते हो। ठीक है, आपने कोई ऑनलाइन से कोई भी सामान खरीदा और आपको वो सामान पसंद नहीं आया या फिर वो कोई डिफ़ॉल्ट निकला, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। और रिटर्न करोगे तो जाहिर सी बात, रिटर्न करने के बाद आपने जो भी पैसा दिया है उसको रिफ़ंड करेगा, लेकिन समय में रिफ़ंड नहीं कर रहा है, ये रिफ़ंड करने में आनाकानी कर रहा है, या आपके जो माल है उसको रिटर्न करने में आनाकानी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके उपभोक्ता अधिकार है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेवा प्रदाता है, ये जो माल बेचने वाला होता है, वो आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है। तो गलत व्यवहार कर रहा है मतलब आप लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो वहाँ पर कंप्लेंट फाइल करोगे तो जाहिर सी बात है आपको जागरूक भी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, जागरूक भी होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, सरकार जो है आपको जागरूक करने का भी प्रयास जो है वो टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आपके केंद्रीय प्राधिकरण जो है वो करते रहता है, केंद्र सरकार जो है वो करते रहता है। उसके अलावा आपके जो उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में जो गैर सरकारी जो संगठन है वो भी काम करते रहता है। तो गैर सरकारी जो संगठन है वो आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों के साथ में मिल करके, उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण के साथ में मिल करके सहयोग और कार्य करने का भी काम जो है वहाँ पर करता है। उसके बाद ये कि आपके जो ऐसे मालों में है ना, आपके सार्वभौमिक माल पहचानकर्ताओं के उपयोग का आदेश करना जो अनुचित व्यापार व्यवहारों को निवारित करने और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक हो, ये काम भी करता है। ठीक है, आपके खतरनाक या परिसंकट में या असुरक्षित माल या फिर हम बोल सकते हैं या फिर असुरक्षित सेवाएं के विरुद्ध आपके उपभोक्ताओं को सावधान करने के लिए सुरक्षा सूचनाएं जारी करना। देखिए ना आप लोग, जाहिर सी बात है आप लोग कोई भी सामान खरीदते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है, जैसे कि बीड़ी खरीदते हो है ना, तो बीड़ी खरीदते हो तो अब लिखा रहता है वहाँ पर कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
लेकिन अब लोगों को कितना भी समझा लो, समझते तो है नहीं है। तो वहाँ पर लिखा रहना जरूरी है। अगर वो नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि आपके साथ वो धोखा कर रहा है ना। पान मसाला आप लोग खाते हो, तो पान मसाला में लिखा रहता है कि पान मसाला खाने से कर्क रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये लिखा होना जरूरी है। अगर वहाँ पर नहीं लिखा है तो जाहिर सी बात है वो अगर सामान आप लोग खाओगे तो हो सकता है कोई बच्चे जो है या फिर कोई और जो है जो इसके बारे में नहीं जानता है, इसके हानिकारक गुणों के बारे में नहीं जानता है, तो उसको ग्रहण कर लेगा और उसको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें सुरक्षा सूचना जो है उसमें लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पर आदेश जारी करते हैं कि आप भाई सुरक्षा सूचना लिखिए। अगर नहीं लिखोगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपके जो भी लाइसेंस है उसको बैन कर दिए जाएंगे। तो या फिर सस्पेंड करेंगे या फिर क्या करेंगे, उसको रद्द करेंगे। इस प्रकार से करते हैं। ठीक, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को उपभोक्ता कल्याण उपायों पर सलाह देना, ये काम भी यहाँ पर होता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके उपभोक्ता अधिकारों की जो शक्ति है, अन्वेषण करने की जो शक्ति है, वो आपके केंद्रीय प्राधिकरण के पास में है। तो दूसरा एक चीज और बोलता है कि केंद्रीय प्राधिकरण के मामले को अन्वेषण के लिए अन्य विनियामक को निर्दिष्ट करने की शक्ति। तो ये अधिसूचना के माध्यम से होता है कि आपके जो उपभोक्ता प्राधिकरण के मामले हैं उसको अन्वेषण करने के लिए आपके कोई अन्य जो विनियामक संस्था है वहां पर उसको दे सकती है। तो ये कैसे होगा? ये सब होगा आपके अधिसूचना के माध्यम से। तो केंद्रीय प्राधिकरण जो होगा वो केंद्र सरकार से या स्वतः, केंद्रीय प्राधिकरण जो होगा वो केंद्र सरकार से या फिर क्या कर सकता है, वो स्वतः किसी सूचना या शिकायत का या निर्देश को प्राप्त करने के पश्चात यह जांचने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टि किसी व्यक्ति की या उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उसके साथ में अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ है या किसी मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन को कोई मामला विद्यमान है, या फिर बोल सकते हैं कि जो लोकहित या उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, एक प्रारंभिक जांच करेगा। और प्रारंभिक जांच करने पर उसका अगर ये राय जो है मतलब उसका समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टिया कोई मामला मौजूद है, तो वह महानिदेशक या जिला कलेक्टर द्वारा उसका अन्वेषण करवा सकता है। किसको करवा सकता है? महानिदेशक या फिर जिला कलेक्टर के द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद ये आपका महानिदेशक या आपका जो जिला कलेक्टर है वो आपको केंद्रीय प्राधिकरण को अपना रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट के अनुसार फिर वहाँ पर काम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर बोलते हैं। अब देखते हैं धारा 20। तो धारा 20 केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति। ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण के मालों को आदि को वापस मंगाने की जो शक्ति है वो आपके धारा 20 में बताया गया है। तो पावर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल गुड्स है ना, यहाँ पर आपके माल जो है उसको वापस मंगाने की शक्ति जो है यहाँ पर बताया गया है, रिकॉल करना है। तो केंद्रीय प्राधिकरण का जो है अन्वेषण के आधार पर है ना, केंद्रीय प्राधिकरण जो है उसका अन्वेषण के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, किसी व्यक्ति के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन या अनुचित व्यापार कारोबार होता है या फिर उसके पास में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, तो वह आदेश पारित कर सकता है। तो आदेश क्या पारित करेगा कि मालों को वापस लेना या ऐसी सेवाओं का, ठीक है, प्रत्यय जो खतरनाक, परिसंकटमय या अनुसुरक्षित है, तो इसके बारे में बात करता है कि मालों को वापस मंगा लेगा। किसको मंगा लेगा वापस? मालों को वापस मंगा लेगा। उसके बाद आपके जो विड्रॉल कर सकता है ना, जो खतरनाक है, संकटमय है और असुरक्षित है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर देखने को मिलता है भाई कि अगर कोई भी खतरनाक चीज़ें हैं जो आप लोग मंगा ली हो तो उसको वापस भी तो कर सकते हो ना। या ऐसी मालों या सेवाओं के क्रय कर्ताओं को इस प्रकार वापस लिए गए मालों या सेवाओं की कीमतों का
प्रदाय किया जाएगा। जो सामान आप लोगों ने वापस कर दिया है, वो जो कीमत आप लोगों ने जब खरीदते समय दिया है उसको वापस किया जाएगा अगर वापस कर रहे हैं तो, ठीक है। और ऐसे व्यवहारों को, बिजनेस को बंद करना जो अनुचित है और उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर जो है आपके पावर्स जो है केंद्रीय प्राधिकरण की वो बताया गया है। तो आपके जो भी केंद्रीय प्राधिकरण जो आदेश जारी किया जाएगा, तो वहाँ पर आपके जो भी प्रभावित व्यक्ति होगा, चाहे वो आपके उपभोक्ता हो या फिर आपके सेवा प्रदाता हो, जो भी हो, उसको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। जब तक उसको सुनवाई का पूरा अवसर नहीं देंगे तब तक उसके खिलाफ कोई भी आदेश जो है वो पारित नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद है धारा 21। धारा 21 क्या बोलता है कि केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध, केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश तथा सख्त जारी करने की शक्ति। जो भी भ्रामक विज्ञापन जो जारी करता है, ये प्रदर्शित करता है, उसको खिलाफ एक तो उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और दूसरी बात यह है कि उस पर पेनाल्टी लगाया जाएगा। और ये जो पेनाल्टी की बात जो है वो धारा 21 में किया गया है आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। तो यहाँ पर क्या, जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, अन्वेषण के पश्चात आपके जो केंद्रीय प्राधिकरण है उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई भी विज्ञापन या वो जो विज्ञापन है वो मिथ्या है या भ्रामक है और किसी उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल है, वो जो विज्ञापन है वो मिथ्या है या भ्रामक है, और दूसरा ये कि वह उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है और उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये बात है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आदेश के द्वारा यथास्थिति जो भी व्यापारी या जो विनिर्माता है, जो बिजनेसमैन है, या फिर आपके जो विनिर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, या फिर आपके पृष्ठांकांक लिखा है तो इसका होता है इंडोर्स, है ना, ये या विज्ञापनकर्ता या प्रकाशक या आपके जो विज्ञापन को बंद करने के लिए या ऐसी समय के भीतर, आपको 1 महीने के भीतर आपको विज्ञापन को बंद कर देना है, तो वहाँ पर आदेश जो है केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा दिया जाता है। जहाँ पर भ्रामक विज्ञापन वगैरह होता है उसको बंद करने का आदेश जो है वो केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा दे दिया जाता है कि आपकी वजह से उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा ये कि आपके उपधारा 2 के अधीन आपके केंद्रीय प्राधिकरण जो है वो किसी भी निर्माता, किसी पृष्ठांकांक द्वारा मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के संबंध में सस्ती आरोपित करना आवश्यक है, तो वहाँ पर उसको सस्ती मतलब होता है पेनाल्टीज, पेनाल्टी जो है वो आरोपित कर सकता है, जो कितने रुपए तक हो सकता है, 10 लाख रुपये तक हो सकता है। ये आपके धारा 21 में केंद्रीय प्राधिकरण जो है वो पेनाल्टी की बात करता है। तो पेनाल्टी कितना दिया जाएगा, जो मिथ्या विज्ञापन या भ्रामक विज्ञापन देता है उसको कितना, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर पेनाल्टी जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, अब ये एक बार तो उसको पेनाल्टी दे दी है भाई, दूसरी बार ये कि अगर वो दोबारा फिर से वही गलती करता है, क्या करता है, दोबारा वो फिर से गलती करता है, तो वहां पर क्या होगा, फिर से पेनाल्टी होगा। और दोबारा जब गलती करेगा तो उसकी जो पेनाल्टी होगी वो कितना होगा, वो 50 लाख रुपए तक का होगा। पहली बार अगर कोई गलती कर रहा है तो वो पेनाल्टी जो होगा वो 10 लाख रुपए तक का होगा। ये केंद्रीय प्राधिकरण के ऊपर है, कभी कभार उसको समझाइश देकर भी छोड़ दिया जाता है कि आप इसको बंद कर दो, नहीं पा रहे हैं तो वहां पर पेनाल्टी लगाएंगे 10 लाख रुपए का, दोबारा फिर से गलती करेंगे तो पेनाल्टी लगाएंगे कितना, 50 लाख रुपए का। ठीक है। और दूसरी बात ये, तो पहले बार वहां पर उसका जो लाइसेंस वगैरह है, जो विज्ञापन जारी करने वाले जो होते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी करने वाले होते हैं, उसके जो लाइसेंस जो होते हैं उसको मिनिमम 1 वर्ष के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर उसको सस्पेंड कर सकते हैं, प्रतिषिद्ध कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप जो है 1 साल तक कोई भी विज्ञापन जो है वो जारी नहीं करेंगे। अगर वो दोबारा इसी प्रकार की गलती कर रहा है, फिर से वो उल्लंघन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी अवधि के लिए उसकी जो लाइसेंस है उसको रद्द करेगा, जो कितने वर्ष का होगा, जो 3 वर्ष तक का हो सकता है। कितने वर्ष तक के लिए सस्पेंड कर सकता है, 3 वर्ष तक के लिए उसके जो लाइसेंस वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकता है।
लेकिन आपके केंद्रीय प्राधिकरण जो है अन्वेषण करने के पश्चात उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को भ्रामक विज्ञापन या आपके प्रकाशक या ऐसे प्रकाशक में पक्षकार पाया जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति पर सस्ती आरोपित कर सकेगा जो 10 लाख रुपए तक का होगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है प्रकाशक है या विज्ञापन जारी करता है उसके साथ में सहयोगी है तो उस सहयोगी को भी यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो कर सकते हैं। कितने लाख तक का जुर्माना कर सकते हैं? 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बारे में भी बताया गया है, उसके सहयोगी के बारे में भी बताया गया है। अब है कोई भी पृष्ठांकन है ना, या आपके जो उपधारा 2 और 3 के अधीन सस्ती का दायी नहीं होगा। किसका दायी नहीं होगा? पेनाल्टीज अगर वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसके भी तो कंडीशन है ना। तो उसका कंडीशन क्या है कि उसके द्वारा किए जा रहे उत्पाद या सेवा के संबंध में विज्ञापन में किए गए दावों की सत्यता का सत्यापन करने के लिए सम्यक सावधानी बरती है। आप लोग देखे होंगे ना, न्यूज़पेपर वगैरह में आया रहता है कि ये एक कोई एनजीओ है ना, उसमें ये ग्रामीण विकास के पद के लिए इतना पोस्ट, इसके लिए इतना पोस्ट, तो छत्तीसगढ़ रीजन के लिए 1000 पोस्ट, ऐसा लिखा रहता है। तो आप लोग जो है इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो है या फिर आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरिए और 200 रुपया 300 रुपये की डीडी बना करके आप लोग इसको भेज दीजिए। ये विज्ञापन है। अब ये विज्ञापन जो होता है वो एक तरह से फर्जी होता है। इस प्रकार के पोस्ट वगैरह जो है कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर वाले बकायदा यहाँ पर लिखा रहता है कि ये जो विज्ञापन है वो हो सकता है कि वो गलत हो। ये आप लोग जागरूकता के साथ में इसको पूरी तरह से इंश्योर होने के बाद ही इस तरह के फॉर्म जो है वो फिलअप करिए। ये सावधानी जो है वो न्यूज़पेपर वाले पूरी तरह से बरतते हैं। ये आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह जब देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो एडवर्टाइजमेंट पेज है वहाँ पर लिखा रहता है कि जो भी देखने वाले हैं या समाचार पढ़ने वाले हैं वो उसकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है कि इसको कैसे लेते हैं। वहाँ पर बाकायदा जागरूक जो है वो आपके जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं उसको किया जाता है। अगर वहाँ पर वो उसने जागरूक किया है तो जाहिर सी बात है आपके जो विज्ञापन जो दिया है हो सकता है वो विज्ञापन भ्रामक है, लेकिन भ्रामक तो है, आपका नुकसान हो गया है, लेकिन उसने तो सावधानी बरता है ना कि आपको जागरूक करने के लिए। आप पूरी तरह से इंश्योर हो जाइए कि वाकई में वो जो वैकेंसी आया है वो पूरी तरह से सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप मत भरिए। उसके बाद भी आपने भरा, आपको नुकसान हुआ तो उसमें न्यूज़पेपर वाली गलती नहीं है, गलती आपकी है। जो उपभोक्ता होता है गलती उसकी होती है, तो वहाँ पर उसको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा न्यूज़पेपर वालों को। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो जाहिर सी बात है और कोई भी व्यक्ति ऐसी पेनाल्टीज के लिए दायी नहीं होगा जो यह साबित कर देता है कि उसने ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन को अपने कारोबार के साधारण प्रकरण में प्रकाशित किया था और उसका प्रकाशन का प्रबंध किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है कोई बचाव उपलब्ध नहीं होगा अगर उसने केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा विज्ञापन के प्रतिसहरण या उपांतरण के लिए पारित किए गए किसी पूर्ववर्ती आदेश की जानकारी थी, तो इस बारे में है। ठीक, तो यहाँ पर है कि आपके समय समय पर धारा के अधीन जो पेनाल्टीज है उसको क्या क्या आपके ध्यान रखा जाएगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे अपराध द्वारा समाघात किए गए या प्रभावी क्षेत्र की जनसंख्या, ठीक है, ऐसे अपराध द्वारा समाघात किए गए या प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या, इसके बारे में बात करते हैं। और ऐसे अपराध की आवर्ती और अवधि, क्या बोलता है कि आवर्ती और अवधि, वो कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, ये कब कब ऐसे इस प्रकार के विज्ञापन जो है वो दिए जा रहे हैं। मतलब ये कि इस प्रकार के विज्ञापन तो दिए, सावधानी बरता, फिर भी हो गया न्यूज़पेपर में आके भाई इस प्रकार के विज्ञापन जो है फर्जी है, फिर भी वो देगा, है ना, फिर भी वो इस प्रकार के विज्ञापन दे रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, तो वहाँ पर तो गलत है ना। न्यूज़पेपर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो विज्ञापन वाले होते हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर है, तो
आपके जो ऐसे अपराध द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्ति के वर्ग की भेद्यता और ऐसे अपराध द्वारा प्रभावित बिक्री के समग्र राजस्व। तो यहाँ पर ये बात जो है आपके सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को पेनाल्टी देने से पहले उसको पूरी तरह से सुनवाई का अवसर जो है वो दिया जाता है। जब तक उसको सुनवाई का अवसर नहीं देंगे उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की पेनाल्टी जो है वो नहीं लगा सकते हैं। इस बात को याद रखे रहना। धारा आपके 22 का कहता है तलाशी, सर्च, और उसके बाद क्या लिखा है अधिग्रहण, मतलब सीज करना। तलाशी लेना, उसके बाद उसको क्या कर देना, उसको सीज कर देना। तो धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन आरंभिक जांच करने के पश्चात, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात, कोई अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए या जो भी हो, वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ें जो है वो चेक कर रहा है तो आपके महानिदेशक या उसके द्वारा निमित्त कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति या बोल सकते हैं जिला कलेक्टर या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति को उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन किया है और कोई अनुचित व्यापारिक व्यवहार जो है वहाँ पर हुआ है या कोई मिथ्या या आपके जो भ्रामक विज्ञापन जो है वो यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, तो जाहिर सी बात है युक्त वहाँ पर वो परिसर में दाखिल होगा और दाखिल होने के बाद उसके पास में जितना भी दस्तावेज होंगे, अभिलेख होंगे, ठीक है, या जो भी साक्ष्य वगैरह होंगे उसको क्या कर सकता है, उसकी तलाशी करेगा और तलाशी करने के बाद वो जितने भी दस्तावेज है, अभिलेख है, सबको क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। तलाशी लेने के बाद क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, क्योंकि भाई एविडेंस के लिए जरूरी है ना कि किसी भी उपभोक्ता ने वहाँ पर केस फाइल कर दिया है, तो भाई केस फाइल कर दिया इसका मतलब थोड़ी है कि भी उपभोक्ता को हर बार उसके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। कई बार उपभोक्ता गलत भी हो सकता है, तो दोनों को बराबर मौका जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो वहाँ पर मौका दिया जा रहा है, तो सीधा सा मतलब ये है कि शिकायत किया है किसी परिवादी ने, तो वो शिकायत करता है ना, तो जहाँ पर जिसके खिलाफ शिकायत की है तो उसके परिसर में दाखिल होकर के उसके जितने भी दस्तावेज वगैरह है सबको चेक करेगा, बाद में उसको फिर क्या कर देगा, सीज कर देगा, ठीक है। और जो भी दस्तावेज उसने सीज किया है उसकी एक सूची बनाएगा। भाई ये पता होना चाहिए ना, क्या बनाएगा, उसकी एक सूची बनाएगा। उसके बाद किसी व्यक्ति से किसी अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। अगर मान लो बात उसको लगता है कि तलाशी करने के बाद कोई भी और डॉक्यूमेंट हमको देखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसको क्या कर सकता है, उसको प्रस्तुत करने के लिए उसे क्या कर सकता है, अपेक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर अधिग्रहण करेगा, सब करेगा, ठीक। और साथ ही साथ तो अधिग्रहण करेगा उपधारा के अंतर्गत। उसके बाद उसके जितने भी दस्तावेज है, अभिलेख है, चीज़ है, उस व्यक्ति को यथास्थिति अभिग्रहण करने की तारीख से 20 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, अभिग्रहण करने की तारीख से, सीज करने की तारीख से 20 दिन के भीतर उनकी प्राप्तियों को या उसके उद्धरणों को तो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, प्रमाणित करने के पश्चात उन प्रतियों के पश्चात मतलब लौटा दिया जाएगा। कितने दिन में लौटा दिया जाएगा, 20 दिन में, पूरा छानबीन करने के बाद, पूरा रिपोर्ट जो भी लेना रहेगा, जैसा रिकॉर्ड करना रहेगा रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद उसको कितने दिन में लौटा दिया जाएगा, 20 दिन में उसको लौटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जितने भी अधिकारी होगा उसकी फिर निपटान करने के कार्य जो है वो किया जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका धारा 23। तो धारा 23 क्या कहता है, आपके केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण या निकाय का पदनाम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करने के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण या निकाय का पदनाम जो है, तो केंद्रीय सरकार जो है आपके आवश्यक समझेगा तो अधिसूचना के माध्यम से आपके प्राधिकरण, निकाय या धारा 10 में जो केंद्रीय प्राधिकरण के बारे में बताया गया है, तो उसकी शक्तियों का उपयोग करने के लिए, है ना, यहाँ पर
कोई भी और जो पद जो है वहाँ पर विहित कर सकता है। और आपके धारा 24 में बोलता है अपील, तो अपील आपके धारा 20 और धारा 21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, किसके द्वारा? केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा जो भी आदेश जो है वो पारित किए जाते हैं उसके खिलाफ जो है अपील जो है आप कहाँ पर कर सकते हो? कोई भी कथित व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जो है अपील कर सकते हो। कितने दिन के भीतर कर सकते हैं? 30 दिन के अवधि के भीतर। अपील कितने दिन के भीतर करना है? 30 दिन के अवधि के भीतर। और केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुदान, ठीक है, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुदान जो है वो केंद्र सरकार जो है संसद के द्वारा यहाँ पर इस विधि के उपयोग के सम्यक प्रयोजन के लिए धनराशियाँ जो है वो अनुदान कर सकते हैं, जो वहाँ पर उसके उपयोग के लिए आवश्यक समझे। धारा 26 क्या बोलता है? लेखे और समपरीक्षा। क्या कहता है धारा 26? क्या कहता है? लेखे और समपरीक्षा जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करता है। किसकी बात करता है? अकाउंट्स और ऑडिट की बात करता है। तो केंद्रीय प्राधिकरण जो है उचित लेखे और अभिलेख जो है यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसकी ऑडिट कौन करेगा? जो केंद्रीय प्राधिकरण है उसकी ऑडिट कौन करेगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना, आपके कैग। कौन करेगा? कैग के परामर्श से किया जाएगा, जो लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा। तो कितना आपने खर्चा किया, कितना काम किया है, ये सब जो है, क्योंकि वित्त तो दिया है ना संसद ने इस अधिनियम के सम्यक प्रयोजन के लिए, तो उसकी ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। कौन करता है? कैग करता है। तो यहाँ पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है केंद्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, मतलब क्या होता है? ऑडिट। लिख देते हैं यहाँ पर ऑडिट। तो ऑडिट जो है यहाँ पर किया जाएगा और उसके संबंध में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार होगा जो किसका अधिकार होता है? आपके कैग का अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके लेखाओं के लेखा परीक्षा के बारे में आपके बताता है, केंद्रीय प्राधिकरण के लेखाओं के बारे में। उसके बाद है आपके धारा 27। तो 27 क्या बोलता है? कि वार्षिक रिपोर्टों आदि का प्रस्तुत किया जाना, जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसको प्रस्तुत किया जाना जो है वो आपके धारा 27 में है। तो केंद्रीय प्राधिकरण जो है हर साल क्या करता है? ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो आपके जो पिछले साल के जितने भी कार्यकलाप हैं, पिछले साल के जितने भी कार्यकलाप है उसका पूर्ण लेखा जोखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। किसका रिपोर्ट तैयार करेगा? पूर्व वर्ष के क्रियाकलापों का एक लेखा जोखा तैयार करेगा, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के बाद अपनी जो प्रतियां हैं उसको किसको भेज देगा? केंद्रीय सरकार को भेज दिया जाएगा। अब केंद्रीय सरकार तो जाहिर सी बात है उसका रिपोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रस्तुत करते हैं? संसद में प्रस्तुत करते हैं, ताकि यहाँ पर केंद्रीय प्राधिकरण जो है कोई भी काम हुआ है तो पार्लियामेंट के जो मेंबर है कार्यपालिका से, मतलब मंत्रियों से सवाल जवाब कर सके। तो हम लोग जो है आज यहीं तक देखते हैं, आपके धारा 27 तक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 4 आपके उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग जो है, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरी तरह से डिटेल। तो कौन कौन से हैं आपके राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और आने वाले क्लास में हम लोग बाकी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे।